हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्टेड। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के सेक्शन 5 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग 2014 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 2014 का ये फरवरी वाला पेपर है, तो हम लोग आज इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़ को बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ईवीएस पेडागोजी में कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं 2 वीडियो आप लोगों को ईवीएस पेडागोजी कंप्लीट पेडागोजी सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, वो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो सीटेट 2014 का, जो कि फरवरी में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में, मतलब 2021 वाले सीटेट में आपको हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा तीन के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में इसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान देना है, तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले मतलब भोजन का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है और अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भोजन खाया जाता है, तो उसके बारे में बच्चों को हमें वांछित जानकारी देना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। तो ये तो नहीं होगा। अगला है कि विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। तो मैं भी, और पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। तो ये तो नहीं होगा, व्याख्या करना की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और किसी बाहरी भोजन वाले व्यवसाय एजेंसी से आग्रह करना, तो व्यवसाय एजेंसी से आग्रह करके वो आके दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजनों को मंगाकर, ठीक है, मांग कर नहीं, मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग एक स्कूल में होते हैं, तो उनके विशेष धर्म में या फिर विशेष फेस्टिवल पे क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, तो वो बच्चों से मंगा कर उसे मतलब पूरे क्लास में प्रदर्शित करना बच्चों को वहाँ पे हम बता सकते हैं। तो ये जो है वो सबसे वांछित तरीका बच्चों को सांस्कृतिक विविधता भोजन के बारे में बताने के लिए हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। जो प्रीति है वो प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है। तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। हमें सर्वाधिक प्रभावी तरीकों को ढूंढना है। तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। तो यहाँ पे हमें बच्चे जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे वही सबसे पॉजिटिव आंसर हमारा बनता है। अगला है कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन। तो यहाँ पे नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा युगल जो है, युगल और वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे एक लाइन मतलब मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, वस्तुनिष्ठ की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को दे सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ए और डी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। क्योंकि जो हम कोई भी चीज़ें जो हम लोग करके सिद्ध कर देते हैं, तो उसका जो है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं कि जो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैंने क्या बोला, तो वो भी वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन परियोजना कार्य का और गृह कार्य का जो है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आधा ही टाइप हुआ था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई।
और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर। तो जो पुनरावृत्ति होती है वो अच्छे गृह कार्य में नहीं होता है, मास्टरी लर्निंग भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे हैं, हमें उन्हें मास्टरी नहीं करानी होती। और विस्तारित अधिगम की चुनौतियों के लिए उत्तेजना। तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, तो ये हो सकता है, समय का सदुपयोग हो सकता है, लेकिन सबसे मेन मुख्य नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो विस्तारित अधिगम के लिए बच्चों को चुनौतियाँ देना और बच्चों में उत्तेजना पैदा करना, मतलब बच्चों को इस तरीके से आश्चर्यचकित कर देना कि वो आगे जानने के लिए उत्सुक हो जाए। तो मतलब इस तरीके से जो बच्चों को अवसर दिए जाते हैं, बच्चे जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, गतिविधियाँ करते हैं और जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये विस्तारवादी अधिगम होता है। और अगला है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई थी। और नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए प्रासंगिक है? ठीक है, प्रासंगिक है हमें यहाँ पे देखना है। और प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, तो ये हो सकता है, यही हमारा आंसर हो सकता है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है। मुझे बिना सूचित किए कहीं ना जाना, तो इसका भी मतलब नहीं है। अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछना, मतलब अगर हमें दो में से एक चूज़ करना है तो यहाँ पे हमें प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे डी ऑप्शन भी अपने आप में गलत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर की तरफ जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए? तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि अपने आसपास को खोजने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और कक्षा 4 भावी शिक्षक जैसे कि हम लोग हैं से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। और प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है? प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है? मतलब कि मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण, मूल विषय जो है वो यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए बच्चों से, मतलब यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए टीचर से कहा गया है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर, जो जैसे कि हम लोग भावी टीचर्स हैं और हम लोगों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल यात्रा विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में हम इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अच्छे तरीके से उसे दिखाता है? तो यात्रा के विभिन्न साधन या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, तो उपयोग और उनकी व्याख्या करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में उपयोग के द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के लिए चित्र एकत्र और स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए नए साधनों और अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, मतलब नए नए साधन और नए नए अनुभव जो मैंने यात्रा के दौरान मैंने सीखा है अपने, और अदर मेरे कलीग्स जो है जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें नई नई चीज़ें सीखी हैं उन्हें उनका वर्णन करना और अपने अनुभव को वहाँ पे शेयर करना, ये ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीका हो सकता है अपने प्रेजेंटेशन का। ठीक है, जो हमने अपने लाइफ में अनुभव किया है। अगला है कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आपको क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल की स्रोत के बारे में मूल्यांकन करना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, जो है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, तो यहाँ पे इस लेवल पे बच्चों को हमें जागृति उत्पन्न नहीं करना होता। और छात्रों को तेल और न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, तो ये भी नहीं है। और छात्रों का पेट्रोल और डीजल की स्रोत के बारे में मूल्यांकन करना, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि जहाँ पर भी वास्तविक जीवन आ जाए, जहाँ पर भी बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है पर्यावरण को पढ़ाने का। तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
और ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा 5 में प्रश्न उत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करना जो है वो प्रश्न उत्तर तकनीकी का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देना तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना भी एक इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका प्रश्न उत्तर का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगला है, मतलब हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो बच्चों में हमें गहन समझ विकसित नहीं करनी होती है, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं। और अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये भी नहीं है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल है। जो भी हम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसको हम उनके बाहरी जीवन से रिलेट करके पढ़ाएंगे अगर, तो वो बेटर तरीके से सीख पाएंगे। और ईवीएस को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम उन्हें रटाने पे फोकस ना करें, बल्कि हम उनकी जो भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें हम उनके बाहरी जीवन से जोड़ सकें। और स्वतंत्र रूप से सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल यहाँ पे अर्जित नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे हैं, वो सीख रहे हैं अभी, उन्हें कौशल अर्जन की यहाँ पे बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। और प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप जो है वो उपयुक्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि वृक्ष पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये हो सकता है, तो ये पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पे नेगेटिव हमें ढूंढना है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, तो पॉजिटिव है ये। तो यहाँ भी ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव खोजना है। कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, और उसके बाद यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि हम बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम वृक्ष को काट रहे हैं तभी हम उसका लट्ठा बना पा रहे हैं, तो हमें वृक्ष का संरक्षण करना है, ना कि हमें उसे काटना है। तो यहाँ पे जो ये वृक्ष संरक्षण की संकल्पना के बारे में बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। और वृक्ष पर पोस्टर और बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा ये भी आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोत और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। और इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, या फिर जल के विभिन्न स्रोत और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले, मतलब भूमिका निर्वाह को आयोजित किया है। तो विद्यार्थियों की कुशलताओं में सुधार करने के लिए किया है। विद्यार्थियों की कुशलताओं में सुधार करने के लिए किया गया। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ने के लिए किया गया। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भाग लेने के लिए किया गया। या फिर सुनिश्चित करना कि जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा कि अधिगम की, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा, सबसे पहले यहाँ पे हम किसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले हम किस आंसर को यहाँ पे निकाल सकते हैं, पहले हमें उसे निकालना होगा। तो विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करने के लिए ये नहीं किया जा रहा है, और ना ही एक रास्ता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, बल्कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए बच्चों से रोल प्ले या भूमिका निर्वाह कराया जा रहा है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी ये नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया जाता है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को विकसित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पनावादी ढंग से देखने के लिए कहना। संकल्पनावादी यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये साकल्यवादी है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, साकल्यवादी
संकल्पनावादी, ठीक है। यहाँ पे साकल्यवादी या फिर संकल्पनावादी मतलब संपूर्ण रूप से, साकल्यवादी का मतलब होगा संपूर्ण रूप से देखने के लिए योग्य बनाना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा कि पर्यावरण को मतलब कि एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से ना देख के, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पर्सपेक्टिव से ना देख के, बल्कि उन्हें समग्र रूप में देखने के योग्य बनाना। क्योंकि हम बच्चों को समग्र से पार्ट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, होल टू पार्ट की तरफ हम बच्चों को लेकर जाते हैं। तो पहले हम बच्चों को पूरा मतलब एक समग्र रूप से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्ट में हम उसको आगे के क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ही सही होगा कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के लिए योग्य बनाना। और पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ को कम करना, तो ये भी नहीं होगा। और विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और अगला है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो संबंधित मामलों पर वीडियो पर फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अधिक प्रभावी अधिगम पूछ रहा है सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी अधिगम इसमें से कौन सा होगा। तो संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, तो ये तो नहीं होगा सबसे अधिक प्रभावी। संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण तो प्रभावी होता ही नहीं है। और संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर उठाने के लिए कहना, अपने ऊपर लेने के लिए कहना। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कह देना जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन होगा। कि विद्यार्थी जो है वो अपने ऊपर भार ले ले अपनी परियोजना का, ग्रुप प्रोजेक्ट का, और उसको वो एक्टिविटी के द्वारा उसे कंप्लीट करे। तो इससे जो है बच्चे जो है इस पर बेटर तरीके से अपनी समझ को डेवलप कर पाएंगे। और सामाजिक असमानता जो हमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है वो सार्थक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। और हम लोगों ने आज ईवीएस पेडागोजी के 2014 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, और जो कि फरवरी का पेपर है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर जो है 2014 का जो दूसरा पेपर हुआ था, अब हम लोग उसे डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमसे और लोग भी जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।